हाय एवरीवन, दिस इज़ दीपिका। वेलकम बैक। आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। एक बार फिर से आपका स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पर। और आज हम पढ़ने वाले हैं इंडियन पॉलिटिकल थॉट का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज़ डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के पॉलिटिकल थॉट। तो बी आर अम्बेडकर के पॉलिटिकल थॉट को आज हम कॉम्प्रिहेंसिव मैनर पे समझने की कोशिश करेंगे, जिसमें हम पढ़ेंगे कि डॉक्टर अम्बेडकर्स व्यूज़ ऑन द डेमोक्रेसी, सोशल जस्टिस एंड द अनटचेबिलिटी, देन द वर्ण सिस्टम, कास्ट सिस्टम, व्हाट आर द डिफरेंसेस जो गांधी और अंबेडकर के बीच पे थे वर्ण सिस्टम, कास्ट सिस्टम को लेकर। वो सारी चीज़ों को हम डिस्कस करेंगे। पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में जो व्यूज़ थे, राइट। तो ये सारे डायमेंशंस पर हम आज बात करेंगे डिटेल में, जिससे कि किसी भी तरीके से क्वेश्चन इस टॉपिक से पूछा जाए आप उसे एड्रेस कर पाएँ। ओके, सो वीडियो को डिटेल में शुरू करने से पहले एक हम्बल रिक्वेस्ट है गाइस, प्लीज़ सब्सक्राइब मेरी चैनल। अगर आपको मेरा कंटेंट वर्थफुल लगता है, आपको इससे थोड़ा बहुत भी एडवांटेज हो रहा है, हेल्प मिल रही है, तो प्लीज़ सब्सक्राइब मेरी चैनल एंड शेयर विथ योर फ्रेंड्स इट, एंड वीडियो को लाइक ज़रूर करना गाइज। तो हम अंबेडकर के थॉट को शुरू कर सकते हैं उनके एक स्टेटमेंट के साथ में। जैसे कि अंबेडकर का जो एक वुमेन को लेकर था, तो बहुत ही ये सपोर्ट करते थे जेंडर इक्वालिटी को, वुमेन एजुकेशन को। तो वो कहते हैं कि किसी भी कम्युनिटी की अगर आपको प्रोग्रेस मेज़र करना है ना, तो आप ये मेज़र करिए कि उस सोसाइटी में वुमेन की कितनी प्रोग्रेस हुई है। ओके, सो वुमेन ने कितनी प्रोग्रेस अचीव की है किसी सोसाइटी में, ये बताता है कि वो पर्टिकुलर सोसाइटी या कम्युनिटी ने कितनी प्रोग्रेस की है। तो अपने आप में बहुत मीनिंगफुल स्टेटमेंट है ये, राइट। तो इससे आप शुरुआत कर सकते हैं। एक और स्टेटमेंट आप लिख सकते हो कि जो डिफरेंटिज्म है, इट इज़ द वर्स्ट काइंड ऑफ डिजीज़ दैट कैन अफेक्ट पीपल। जो डिस्क्रिमिनेशन किया जाता है अमंग द पीपल्स, राइट, वो अपने आप में वर्स्ट काइंड ऑफ डिजीज़ है अकॉर्डिंग टू बी आर अम्बेडकर। तो ये दो इम्पॉर्टेंट स्टेटमेंट के साथ हम शुरू कर रहे हैं पॉलिटिकल आइडियाज़ ऑफ बी आर अम्बेडकर। बेसिक इंट्रोडक्शन आप क्या लिख सकते हैं बी आर अम्बेडकर के बारे में, दैट कि बी आर अम्बेडकर वॉज अ ग्रेट इंटेलेक्चुअल एंड सोशल रिफॉर्मर्स। और बहुत ही अर्ली स्टेज में अनटचेबल्स के साथ जो डिस्क्रिमिनेशंस हो रहा था, उन्होंने उसको आइडेंटिफाई किया, ऑब्जर्व किया, और उन्होंने अपनी होल लाइफ डेडिकेट किया था सोशियो इकोनॉमिक अपलिफ्टमेंट ऑफ दैट मार्जिनलाइज्ड सेक्शन। ही वॉज द ग्रेट रिसर्चर, राइट। उन्होंने एक्सेप्शनल कॉन्ट्रीब्यूशन एज ए इकोनॉमिस्ट, सोशलिस्ट, लीगल लिमिनरी एंड एजुकेशनिस्ट, जर्नलिस्ट, पार्लियामेंटेरियन, सोशल रिफॉर्मर और सपोर्टर ऑफ द ह्यूमन राइट्स। तो इंडिविजुअल्स के, ह्यूमन बीइंग्स के वो सारे एस्पेक्ट को बी आर अम्बेडकर ने टच किया है जो एक पर्सन से रिलेटेड होते हैं, चाहे वो सोशल डायमेंशन हो, चाहे वो इकोनॉमिक डायमेंशन हो, चाहे वो रिलीजियस डायमेंशन हो, चाहे वो एजुकेशनल डायमेंशन क्यों ना हो, राइट, चाहे वो ह्यूमन राइट्स की डायमेंशन क्यों ना हो। तो सारे डायमेंशंस में अपने कॉन्ट्रीब्यूशन दिए हैं बी आर अम्बेडकर ने। ही वॉज द चेयरमैन ऑफ द ड्राफ्टिंग कमेटी। आपको पता है कि ड्राफ्टिंग कमेटी जिसे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का ड्राफ्ट बनाना था, राइट, और वो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के द्वारा इन्हें इस ड्राफ्टिंग कमेटी का चेयरमैन बनाया गया, और इन्होंने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को फ्रेम करने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है। सो ही इज़ नोन एज द फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बेसिकली। ओके, सो जब इंडिया को इंडिपेंडेंस मिलती है, तो जब पहली बार गवर्नमेंट बनती है इंडिया में, तो ही वॉज द लॉ मिनिस्टर ऑफ इंडिया, फर्स्ट लॉ मिनिस्टर ऑफ इंडिया। ओके, और राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस आपको याद है, ये हुई थी साइमन कमीशन के रिपोर्ट के आधार पर। ओके, और इन तीनों राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस को इन्होंने अटेंड किया था। इसके बाद से फिर 1932 में एक जो पूना पैक्ट इन्होंने गांधी जी के साथ किया था, क्योंकि जो बी आर अम्बेडकर थे ये सपोर्ट कर रहे थे जो अनटचेबल्स हैं, जो दलित हैं, उनके लिए सेपरेट इलेक्टोरेट के लिए, जैसे कि जो 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 मुस्लिम्स को दिया गया था, राइट, इसी तरीके से इन्होंने इनके लिए सपोर्ट किया। उसी को लेकर गांधी और इनके बीच में थोड़ा सा डिफरेंसेस आए, और फाइनली इन्होंने इससे विड्रॉ कर लिया। तो ये एक बेसिक इंट्रोडक्शन है जो आप बता सकते हैं बी आर अम्बेडकर के बारे में। तो इंट्रोडक्शन के साथ अब थोड़ी सी क्यूरियोसिटी आई होगी कि हम थोड़ा सा बैकग्राउंड जाने बी आर अम्बेडकर का, कि क्या उनका एजुकेशनल बैकग्राउंड था, वो किस तरीके की फैमिली से बिलोंग करते थे।
दो कि ये सब बहुत ही नॉर्मल इन्फॉर्मेशन है, मैं गेस करके चल रही हूँ कि ये ऑलरेडी आपको पता है ये सारी चीज़ें। तो बी आर अम्बेडकर वॉज बोर्न ऑन दी अप्रैल 14, 1891, राइट, एमपी में एक प्लेस जो इम्पॉर्टेंट है इनके लिए। देन इन्होंने इनके साथ भी अनटचेबल्स या ही वॉज सब्जेक्टेड टू सोशियो इकोनॉमिक डिस्क्रिमिनेशन, ऐसा पाया गया कि जब वो स्कूल्स में जाते थे तो अम्बेडकर एंड उनके साथ जो दूसरे अनटचेबल्स स्टूडेंट्स थे उनको क्लास के बाहर बैठाया जाता था। वो स्कूल तो अटेंड करते थे बट क्लास के अंदर नहीं बैठने दिया जाता था। जो टीचर्स थे उन पे बहुत कम ध्यान देते थे। ओके, तो ये सारे जो सोशियो इकोनॉमिक डिस्क्रिमिनेशन उन्होंने अपनी लाइफ में भी एक्सपीरियंस किए थे, बिटर एक्सपीरियंस रहा, जिसकी वजह से उन्होंने पूरी होल लाइफ उन्होंने डिवोट की थी टुवर्ड्स द अपलिफ्टमेंट ऑफ दिस मार्जिनलाइज्ड सेक्शन। ओके, इसके बाद से उनकी एजुकेशन की बात की जाए तो उन्होंने अपनी जो हाई स्कूल की एजुकेशन की एलिफिंस्टन स्कूल से, देन एलिफिंस्टन कॉलेज जो यूनिवर्सिटी ऑफ मुंबई का कॉलेज था वहाँ से उन्होंने मास्टर्स इन इकोनॉमिक्स किया, राइट। इसके बाद से उन्होंने जो पीएचडी की डिग्री ली थी उन्होंने लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से लिया। ओके, तो आप ऐसे ऐसे ये सारी चीज़ें कर सकते हैं कि उन्होंने जो डिग्री सारी चीज़ें ली है। ओके, सो मास्टर डिग्री उन्होंने कोलंबिया यूनिवर्सिटी से ली थी एंड द यूजी जो डिग्री थी वो एल्फिंस्टन कॉलेज से लिया था। तो ये बेसिक एजुकेशनल इन्फॉर्मेशन हो गई इनके बारे में जो आप मेंशन कर सकते हो आंसर में। कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स मेंशन कर सकते हो जैसे कि एनहिलेशन ऑफ द कास्ट, थॉट्स ऑन पाकिस्तान स्टेट एंड माइनॉरिटीज़, दीज आर द इम्पॉर्टेंट बुक्स। अगर आपको क्वेश्चंस में कहीं ऐसा आपको चांसेस मिलते हैं बुक्स मेंशन करने की तो ज़रूर मेंशन करना इनको। तो इनमें मैं डिटेल पे नहीं बात करूँगी, हम डायरेक्टली चलते हैं जो पॉलिटिकल आइडियाज़ हैं डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के। तो वन बाय वन हम इन्हें डिफरेंट कैटेगरीज़ में समझने की कोशिश करेंगे और ऐसे ही मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि पॉइंट वाइज आंसर भी आप अपने आंसर्स पे एग्ज़ाम में लिखिएगा। ओके, सो पहला हम पढ़ेंगे आइडिया ऑफ सोशल जस्टिस, मोस्ट ऑफ द इम्पॉर्टेंट पर्सपेक्टिव ऑफ द सोशल जस्टिस जो बी आर अम्बेडकर जिसके लिए जाने जाते हैं। ओके, तो बी आर अम्बेडकर का जो सोशल जस्टिस का जो कंसेप्ट है ना वो बेसिकली किस कंटेक्स्ट पे है, इंडियन कंटेक्स्ट पे। तो इंडिया में जिस तरीके के फॉर्म ऑफ इनजस्टिस प्रेजेंट हैं, राइट भाई, देखो हर एक सोसाइटी में अपने अलग अलग जो डिस्क्रिमिनेशन और इनजस्टिस के तरीके होते हैं। तो इंडियन कंटेक्स्ट पे अम्बेडकर ने हाईलाइट किया है जो फॉर्म्स ऑफ इनजस्टिस हैं, जैसे कि कास्ट डिस्क्रिमिनेशंस हो गया। ओके, सो बेसिक कंपोजिशन ऑफ इंडियन सोसाइटी किस आधार पर है, कास्ट पर। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने इस चीज़ को हाईलाइट किया कि इंडियन सोसाइटी जिस तरीके से कंपोज्ड है, जिस तरीके से सेटअप की गई हैं, वो किस आधार पर बेस्ड है, कास्ट के आधार पर बेस्ड है। और इस कास्ट सिस्टम में बेसिकली क्या है, हायरार्की है, राइट। जैसे द अपर कास्ट, मिड, लोअर कास्ट, इस टाइप की हायरार्की है अकॉर्डिंग टू बी आर अम्बेडकर। और जो लोवेस्ट लेवल के पीपल हैं, जो इस हायरार्की में, फॉर एग्जांपल ये हायरार्की का सिस्टम है, कुछ कास्ट टॉप में आती हैं, देन ऐसे ये लेवल्स हैं। तो जो लोवेस्ट लेवल पे हैं उनके साथ सोशियो इकोनॉमिक डिस्क्रिमिनेशन जिस तरीके का किया जाता है, जिस तरीके से उन्हें ट्रीट किया जाता है सोसाइटी में, दिस इज़ अ लाइक अ हेल। ओके, उनकी बहुत ही बैड कंडीशन है अकॉर्डिंग टू बी आर अम्बेडकर। ओके, तो इसके बाद नेक्स्ट आप सोशल जस्टिस। तो जो सोशल जस्टिस का कंसेप्ट है बी आर अम्बेडकर का, वो स्पेशली बेस्ड रहेगा इंडियन कंटेक्स्ट पे, और वो भी इंडियन सोसाइटी का जो मेन फाउंडेशन है कास्टिज्म। ओके, सो अम्बेडकर खुद भी बिलोंग करते थे कम्युनिटी ऑफ अनटचेबल से, राइट, वो द मोस्ट डिप्रेस्ड सेक्शन। तो सोशल जस्टिस फॉर अम्बेडकर क्या मतलब है, लाइफ ऑफ डिग्निटी। सोशल जस्टिस को उन्होंने जोड़ा है डिग्निटी के साथ में, राइट, कि लोगों के साथ में आप सोशल जस्टिस तभी कर सकते हो जब आप उन्हें डिग्निटी के साथ ट्रीट करो। ओके, और डिग्निटी किसकी बात करते हैं, दिस पर्टिकुलर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी जिसके साथ सोशियो इकोनॉमिक डिस्क्रिमिनेशन होता है। ओके, और अगर आपको सोशल जस्टिस इस्टेब्लिश करना है सोसाइटी में, लोगों को डिग्निटी के साथ ट्रीट करना है, तो इसके लिए सबसे पहली रिक्वायरमेंट क्या है, हमें इस कास्ट सिस्टम को ख़त्म करना होगा, एनिहिलेशन ऑफ द कास्ट, राइट। तो कास्ट सिस्टम को हम ख़त्म करके, समाप्त करके ही हम सोशल जस्टिस को इस्टेब्लिश कर सकते हैं इंडियन सोसाइटी में। ओके, सो बेसिकली जो अम्बेडकर जी हैं वो कहते हैं कि जो कास्ट सिस्टम है इंडियन सोसाइटी में,
राइट, वो इतना आसान नहीं है उसको समाप्त करना, उसको ख़त्म करना। ओके, तो इसके लिए वो एक प्रैक्टिकल अप्रोच सजेस्ट करते हैं ताकि सोशल जस्टिस को हम रीस्टैब्लिश कर सकें सोसाइटीज़ में, इंडियन सोसाइटी में। तो प्रैक्टिकल, भाई अब कास्ट सिस्टम को तो हटा पाना, समाप्त कर पाना इतना इजी नहीं था। ओके, तो प्रैक्टिकल अप्रोच क्या सजेस्ट करते हैं बी आर अम्बेडकर यहाँ पर? तो वो कहते हैं कि हमें क्या करना चाहिए, इंडियन सोसाइटी में कॉम्पनसेटरी जस्टिस का कंसेप्ट अडॉप्ट करना चाहिए। कॉम्पनसेटरी जस्टिस जैसे कि डेमोक्रेसी या पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट के थ्रू ये अफर्मेटिव एक्शंस को सजेस्ट करते हैं। अफर्मेटिव एक्शंस क्या होते हैं? वेलफेयर मेजर्स जो स्टेट के द्वारा लिए जाते हैं, राइट, वेलफेयर स्टेट को इस्टेब्लिश करना बेसिकली। तो वेलफेयर स्टेप्स जो लिए जाएंगे स्टेट के द्वारा। ओके, तो अफर्मेटिव एक्शंस ही आपके बेस बनते हैं किसके? कॉम्पनसेटरी जस्टिस के। तो हमें ये पता चल गया कि बी आर अम्बेडकर कहते हैं कि हमें सोशल जस्टिस को इस्टेब्लिश करना है। ओके, बट सोशल जस्टिस हम तभी कर सकते हैं जब हम कास्ट को ख़त्म करें। कास्ट सिस्टम को समाप्त करना इतना आसान नहीं है। तो प्रैक्टिकल अप्रोच क्या है जो हम फॉलो कर सकते हैं सोशल जस्टिस के लिए? वो है कॉम्पनसेटरी जस्टिस। मतलब जो उनके साथ जो डिस्क्रिमिनेशन होता है, जो इनजस्टिस होता है, उसको कॉम्पनसेट किया जाए ना, किसके द्वारा? स्टेट के द्वारा, विद द हेल्प ऑफ अफर्मेटिव एक्शंस। ओके, तो ये था सोशल जस्टिस का कंसेप्ट। नेक्स्ट है पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट। तो आपको पता है कि जो बी आर अम्बेडकर है, ही वॉज द ग्रेट एडमायर ऑफ द पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ द गवर्नमेंट। वो सपोर्ट करते थे और इसके कारण भी थे। अभी हम देखते हैं कि जो में बेसिक 3 एलिमेंट्स हैं या इनहेरेंट कैरेक्टरिस्टिक हैं पार्लियामेंट्री सिस्टम के, जिसकी वजह से बी आर अम्बेडकर रिकमेंड करते हैं कि इंडिया में हमें पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट को अडॉप्ट करना चाहिए। सो ही वॉज द चेयरमैन ऑफ द ड्राफ्टिंग कमेटी, आपको पता है। तो उन्होंने पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ द गवर्नमेंट को सजेस्ट किया और आप देखेंगे कि इंडिया में हमने पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट को ही अडॉप्ट किया है। ओके, पार्लियामेंट्री सिस्टम जहाँ पर हमारे जो नॉमिनल गवर्नमेंट, नॉमिनल हेड ऑफ द जो स्टेट होते हैं, हेड ऑफ द गवर्नमेंट, 2 तरीके की दो पोजीशन प्रेजेंट है। ओके, इट इज़ जस्ट अपोजिट ऑफ द प्रेसिडेंशियल सिस्टम। मैंने पार्लियामेंट्री सिस्टम एंड प्रेसिडेंशियल सिस्टम को डिटेल में पढ़ाया है, आप जाकर प्लेलिस्ट से पढ़ सकते हैं। तो पार्लियामेंट्री सिस्टम को जो ये एडमायर करते हैं, सजेस्ट करते हैं कि हमें इंडिया में अडॉप्ट करना चाहिए, तो 3 कैरेक्टरिस्टिक थी जिसकी वजह से ये इनकी प्रेफरेंस बना। मोस्ट इम्पॉर्टेंट, फ्री एंड फेयर इलेक्शंस फ्रॉम टाइम टू टाइम। और ऐसा भी नहीं है कि एक बार इलेक्शन हो गया और कभी इलेक्शन नहीं होगा। तो टाइम टू टाइम फ्री एंड फेयर इलेक्शन की वजह से इसको एडमायर करते हैं। दूसरी इम्पॉर्टेंट जो कैरेक्टरिस्टिक है पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट की, वो है नो सिंगल इंडिविजुअल कैन प्रिज्यूम दी अथॉरिटी। मतलब किसी एक सिंगल पर्सन के पास बहुत ज़्यादा पावर कॉन्सेंट्रेटेड नहीं है। जैसे पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का दूसरा ऑल्टरनेटिव था प्रेसिडेंशियल सिस्टम। तो ये डिबेट चल रही थी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में कि पार्लियामेंट्री सिस्टम को अडॉप्ट किया जाए या प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ को। तो प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में क्या होता है कि बहुत सारी पावर्स कॉन्सेंट्रेट हो जाती हैं एक पर्सन में, दैट इज़ अ प्रेसिडेंट की अथॉरिटी। पार्लियामेंट्री सिस्टम में ये नहीं होता, क्योंकि जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होंगे या कैबिनेट्स होंगे या जो गवर्नमेंट होती है जिसे हम एग्जीक्यूटिव कहते हैं, वो रिस्पॉन्सिबल होती है किसके? जो हमारा लेजिस्लेचर है उसके प्रति, जिसे हम किस नाम से जानते हैं? आपका मेजॉरिटी, राइट, या कॉन्फिडेंस होना चाहिए हाउस में। ओके, तो इसकी वजह से ये प्रेफरेंस बना। तीसरी इम्पॉर्टेंट जो कैरेक्टरिस्टिक है पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट की, कि जो जो हमारे इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं, मिनिस्टर्स होते हैं, दे मस्ट हैव द कॉन्फिडेंस ऑफ द पीपल। और वो मतलब एक पर्टिकुलर टाइम ऑफ पीरियड के बाद में ये रिन्यू होता है। क्या मतलब है इसका? इसका मतलब ये है कि फॉर एग्जांपल हर 5 साल में अपने यहाँ पर इलेक्शंस होते हैं। ओके, तो जो गवर्नमेंट है अभी प्रेजेंट पे, उसको अच्छा काम करना होगा, राइट, देश के लिए, लोगों के हित में काम करना होगा, कॉमन गुड के लिए काम करना होगा, जिससे कि लोगों का कॉन्फिडेंस वो जीत पाएँ और नेक्स्ट इलेक्शन में फिर से उनको सपोर्ट मिले, मेजॉरिटी मिले और फिर वो गवर्नमेंट बनाए।
अगर ऐसा नहीं होता, गवर्नमेंट अपना काम सही से नहीं करती है, गवर्नमेंट अपनी पोजीशन एंड पावर का इस्तेमाल सही से नहीं करती है, तो क्या होगा, नेक्स्ट जब 5 साल बाद इलेक्शन आएंगे तो जो पीपल्स हैं उनके फेवर में वोट ही नहीं देंगे, किसी और पॉलिटिकल पार्टी को जिताएंगे। गेटिंग इट? तो इस तरीके से जो पीपल्स के द्वारा रिन्यू किया जाता है आफ्टर अ सर्टेन टाइम ऑफ पीरियड, जो ये कॉन्फिडेंस, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है अकॉर्डिंग टू B.R. अम्बेडकर, जिससे कि जो रूलिंग पार्टी है ना उसको पर चेक एंड बैलेंसेस रखे जा सकें, और रूलिंग पार्टी ये ना समझ ले कि बस अब हमारा ही चलेगा। ओके, तो ये पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट जिसको बहुत ज़्यादा एडमायर किया गया B.R. अम्बेडकर के द्वारा। आप देखोगे कि गांधी जी इसके जस्ट खिलाफ थे। गांधी जी was not the admirer of the parliamentary system of the government. Okay, so B.R. Ambedkar on democracy, next important dimensions है political ideas of the B.R. Ambedkar, जहाँ पर हम पढ़ेंगे कि डेमोक्रेसी को के प्रति उनके क्या व्यूज़ थे। ओके, तो डेमोक्रेसी की जो बात की जाए तो उनका ये एक स्टेटमेंट मैंने यहाँ पर ऐड किया है पूरा, जिससे हमें ये पता चलेगा कि B.R. अम्बेडकर के डेमोक्रेसी पर क्या व्यूज़ थे। तो देखो, डेमोक्रेसी के कई सारे डायमेंशंस हो सकते हैं, पॉलिटिकल डायमेंशन, सोशल डायमेंशन एंड इकोनॉमिक डायमेंशन। ओके, तो B.R. अम्बेडकर कहते हैं कि जो पॉलिटिकल डेमोक्रेसी है ये तब तक सक्सेसफुल नहीं हो सकती है या तब तक जब तक हम सोशल डेमोक्रेसी नहीं इस्टेब्लिश करेंगे। पॉलिटिकल डेमोक्रेसी फॉर एग्जांपल क्या है, ये मैं समझाने की कोशिश करती हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल वोट देने का अधिकार सभी को है, चाहे वो किस भी कास्ट से बिलोंग करता हो, चाहे किस भी रिलीजन से बिलोंग करता हो, तो पॉलिटिकल डेमोक्रेसी है। मतलब पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन या पॉलिटिकल अफेयर में पार्टिसिपेट करने का राइट सभी को है। कोई भी इलेक्शन लड़ सकता है, हर कोई वोट दे सकता है एक सर्टेन एज के बाद। ओके, नेक्स्ट है सोशल डेमोक्रेसी, जो B.R. अम्बेडकर जैसे सपोर्ट करते हैं, पहली प्राथमिकता देते हैं, प्रायोरिटी देते हैं ओवर द पॉलिटिकल डेमोक्रेसी। ये क्या है, मतलब जो पीपल्स हैं वो किसी भी कास्ट से बिलोंग कर रहे हो, किसी भी रिलीजन से बिलोंग कर रहे हो, किसी भी इकोनॉमिक बैकग्राउंड से बिलोंग कर रहे हो, उनको सेम डिग्निटी, रिस्पेक्ट, सेम अपॉर्चुनिटीज़, सेम सोशल स्टेटस ये देना होगा। ओके, सो इक्वल सोशल स्टेटस, इक्वल जो अपॉर्चुनिटीज़ ऑफ द चाहे वो एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटीज़ हों, चाहे रिस्पेक्ट, ये सारी चीज़ें होंगी, तब हम कहेंगे सोशल डेमोक्रेसी है। मतलब हर एक इंडिविजुअल को डिग्निटी के साथ ट्रीट किया जा रहा है, रिस्पेक्ट के साथ ट्रीट किया जा रहा है। जो सोशल स्टेटस है सबका इक्वल है, कोई हायरार्की नहीं है। ओके, जो उस समय इंडियन सोसाइटी में हायरार्की चल रहा था, अंबेडकर उसके खिलाफ थे। अंबेडकर का मानना था कि जो सोसाइटी है ना वहाँ पर भी हमें डेमोक्रेसी लानी पड़ेगी, इकोनॉमिक एस्पेक्ट में भी डेमोक्रेसी लानी पड़ेगी। गेटिंग इट? तो अब जो डेमोक्रेसी बहुत जो जिस कंसेप्ट जो B.R. अम्बेडकर का कंसेप्ट ऑफ डेमोक्रेसी है ये बहुत ही ब्रॉड है। ओके, ये सिर्फ पॉलिटिकल डायमेंशन में नहीं है बल्कि यह सोशल एंड इकोनॉमिक डायमेंशन में भी है, ये ध्यान रखना है आपको। ओके, तो फर्दर अगर हम डिफाइन करें कि व्हाट डज सोशल डेमोक्रेसी मीन अकॉर्डिंग टू B.R. अम्बेडकर, तो इट मीन्स अ वे ऑफ लाइफ विच रिकॉग्नाइजेज द लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी। इन तीनों जो ये तीन कॉन्सेप्ट है ना, लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी, इसको बोला जाता है ट्रिनिटी। ये UGC नेट में क्वेश्चन भी पूछा गया है कि B.R. अम्बेडकर के अकॉर्डिंग ट्रिनिटी में के क्या क्या होते हैं, तो लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी। ओके, तो बहुत इम्पॉर्टेंट है। आप जैसे जो डेमोक्रेसी का ट्रू पर्पस अगर आपको अचीव करना है, राइट, तब आप तभी कर सकते हो जब ये जो ट्रिनिटी पर आप बिलीव करोगे, लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी। आपने लिबर्टी दे दी बट अगर इक्वालिटी नहीं है तो कोई मतलब नहीं है लिबर्टी का। ओके, तो फर्दर कहते हैं कि विदाउट इक्वालिटी लिबर्टी वुड प्रोड्यूस द सुपरमेसी ऑफ द फ्यू। अगर आप इक्वालिटी नहीं दोगे, लिबर्टी दे दी, तो जो पावरफुल लोग हैं वो तो अपनी सुपरमेसी, अपनी डोमिनेंस, अपनी हेजेमनी इस्टेब्लिश कर लेंगे ना। इक्वालिटी बहुत ज़रूरी है। फिर नेक्स्ट वो कहते हैं कि इक्वालिटी विदाउट लिबर्टी वुड किल इंडिविजुअल इनिशिएटिव। अगर फॉर एग्जांपल जैसे मार्क्सिज्म में देखो, दोनों में बैलेंस बिठाने की कोशिश की गई है B.R. अम्बेडकर के द्वारा यहाँ पर।
जो प्राथमिकता देते हैं लिबर्टी को वो लिबरलिज्म हो गया, जो प्राथमिकता देते हैं इक्वालिटी को वो कौन हो गया आपका मार्क्सिज्म। तो जो बी आर अम्बेडकर हैं वो दोनों के बीच में बैलेंस बिठाने की कोशिश कर रहे हैं। कह रहे हैं कि अगर हमने लिबर्टी केवल दे दी, इक्वालिटी नहीं दिया, तो क्या होगा, कुछ लोग अपनी कैपेबिलिटी और इन सब के अकॉर्डिंग आगे बढ़ जाएंगे और अपनी सुपरमेसी इस्टेब्लिश कर लेंगे। बट अगर हमने इक्वालिटी दे दी बट लिबर्टी नहीं दिया, जैसे मार्क्सिज्म या सोशलिज्म में, कम्युनिज्म में, तो यहाँ पे इंडिविजुअल इनिशिएटिव किल होंगे, क्रिएटिविटी किल होगी। ओके, तो ये इम्पॉर्टेंट डेमोक्रेसी कुल मिलाकर आप कह सकते हो कि क्या है अकॉर्डिंग टू बी आर अम्बेडकर, इट इज़ एट एवरी डायमेंशन, जैसे कि पॉलिटिकल डायमेंशन, सोशल डायमेंशन एंड इकोनॉमिक डायमेंशन। पॉलिटिकल डेमोक्रेसी तभी सस्टेन करेगी जब हम सोसाइटी में सोशल डेमोक्रेसी लाएंगे। ओके, तो अभी मतलब समझ में आ गया कि व्हाट इज़ पॉलिटिकल डेमोक्रेसी एंड व्हाट इज़ सोशल डेमोक्रेसी। एंड बी आर अम्बेडकर ने सोशल डेमोक्रेसी, सोशो इकोनॉमिक डेमोक्रेसी को क्यों प्राथमिकता दी है, क्योंकि जब सोसाइटी में हम इक्वालिटी इस्टेब्लिश कर पाएंगे, सभी लोगों को सेम डिग्निटी के साथ ट्रीट करेंगे, इक्वल रिस्पेक्ट देंगे, इक्वल सोशल स्टेटस देंगे, तभी पॉलिटिकल डेमोक्रेसी का मीनिंग है। ओके, तो बी आर अम्बेडकर के जो ये थॉट हैं इनको एक्सप्रेस किया गया है कहाँ पर, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट पॉलिसी। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है डीपीएसपी का, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, जो हमें जो क्या करता है, जो सोशल एंड इकोनॉमिक डायमेंशन है डेमोक्रेसी को, उसको रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, तो ये हो गया आपका व्यूज़ ऑन द डेमोक्रेसी। अम्बेडकर एंड अनटचेबिलिटी का अगर देखा जाए तो बेसिकली आप देखेंगे कि जो बी आर अम्बेडकर हैं, जब वो बॉम्बे हाई कोर्ट में प्रैक्टिस कर रहे थे तो उन्होंने वहाँ से जो अनटचेबल्स पीपल्स थे उनको अपलिफ्ट करने, उनकी एजुकेशन को प्रमोट करने का इनिशिएटिव्स लेते हैं, और इसके लिए वो एक सेंट्रल इंस्टीट्यूशन बनाते हैं, दैट वाज द बहिष्कृत हितकर्णी सभा। ये इनका ऑर्गेनाइजेशन था जो काम करता था जो अनटचेबल्स थे या डिप्रेस्ड क्लासेस थी उनके बीच में एजुकेशन प्रमोट करने का, उनका सोशियो इकोनॉमिक इम्प्रूवमेंट के लिए, राइट, वेलफेयर ऑफ द आउटकास्ट। तो कुल मिलाकर इन्होंने अनटचेबिलिटी को रिमूव करने की कोशिश की है। ओके, अभी जब मैं बी आर अम्बेडकर और गांधी जी का डिफरेंसेस पढ़ाऊंगी तब मैं वहाँ पर आपको अनटचेबल्स एंड कास्ट सिस्टम, वर्ना सिस्टम को डिटेल में पढ़ाऊंगी ताकि आपकी बेटर अंडरस्टैंडिंग हो सके। ओके, सो बी आर अम्बेडकर इस चीज़ पे बिलीव करते थे कि जो अनटचेबल्स है ना, उनका पॉलिटिकल पावर बहुत नेसेसरी है। अगर हमें डिप्रेस्ड क्लास को एम्पावर करना है, ओके, उनका अपलिफ्ट करना है, तो पॉलिटिकल स्फेयर में उनका पार्टिसिपेशन कराना होगा, पॉलिटिकल पावर की शेयरिंग करनी होगी डिप्रेस्ड क्लास के साथ में। ओके, तो इसके लिए उन्होंने सपोर्ट किया था सेपरेट इलेक्टोरेट को, जो जहाँ पर ये कब हुआ था, जिसे हम हाँ, जो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस चल रहे थे तो वहाँ पर उन्होंने इस चीज़ को उठाया था, सेपरेट इलेक्टोरेट फॉर दी डिप्रेस्ड क्लास, तो जहाँ पर इन्हें ये मिल भी गया था, लेकिन गांधी जी इसके अगेंस्ट में थे और फिर गांधी जी ने इसका विरोध किया कि नहीं, आप इन्हें अलग से क्यों देना सेपरेट इलेक्टोरेट को। तो ये तो इस तरीके से वही डिवाइड एंड रूल का कंसेप्ट खेलेगी ब्रिटिश गवर्नमेंट यहाँ पर। तो गांधी जी इसके अगेंस्ट में थे। फाइनली बी आर अम्बेडकर एग्री हो जाते हैं गांधी जी के साथ में, और दोनों के बीच में पूना पैक्ट होता है 1932 में, जहाँ पर ये सेपरेट इलेक्टोरेट को रिजेक्ट कर दिया जाता है, ख़त्म कर दिया जाता है। ओके, देन आइडिया ऑफ सोशल जस्टिस डायरेक्टली रिलेटेड है किससे, जो हम अनटचेबल्स की बात कर रहे हैं। ओके, अब दीज आर द डिप्रेस्ड क्लासेस, जिसमें बहुत सारे लोगों को इंक्लूड किया इन्होंने, अनटचेबल्स, शूद्रास, ट्राइबल माइनॉरिटीज़, वोमेन, लेबरर्स या पीजेंट्स जो फार्मर्स थे, उनकी बात करते हैं सोशल जस्टिस के कंसेप्ट पे। ओके, तो वो बात करते हैं स्पेशल राइट्स ऑफ दीज माइनॉरिटीज़। तो ये था अनटचेबल्स के कंसेप्ट जो आप लिख सकते हो। देन ही वॉज द मेन आर्किटेक्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ही वॉज द चेयरमैन ऑफ द ड्राफ्टिंग कमेटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, जिसको मेन टास्क दिया गया था कि कॉन्स्टिट्यूशन को फ्रेम करना, और जिसके चेयरमैन कौन थे, बी आर अम्बेडकर। आर्टिकल 32 को
जो जुडिशियल प्रोटेक्शन देता है फॉर द फंडामेंटल राइट्स, कि अगर फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन होता है तो इंडिविजुअल कहाँ जा सकता है, कोर्ट में जा सकता है। ओके तो इस तरीके से आर्टिकल 32 को बहुत ज़्यादा एडमायर किया गया है बी आर अम्बेडकर के द्वारा। इसे उन्होंने कहा है कि सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड वेरी हार्ट ऑफ इट। सो सोल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 30 अकॉर्डिंग टू बी आर अम्बेडकर। ये यूजीसी नेट में क्वेश्चन पूछा भी जाता है यहाँ से। ही वॉज सपोर्टेड द स्ट्रॉन्ग सेंट्रल गवर्नमेंट। तो बी आर अम्बेडकर स्ट्रॉन्ग सेंट्रल गवर्नमेंट को सपोर्ट करते हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें लगता है कि जैसे गांधी पंचायती राज या विलेज एडमिनिस्ट्रेशन को सपोर्ट कर रहे थे, तो अम्बेडकर इसके खिलाफ थे। अम्बेडकर कहते हैं कि जो कास्ट डिस्क्रिमिनेशन है ओके वो सबसे ज़्यादा कहाँ होता है, रूरल एरियाज़ में होता है। तो अगर आप रूरल एरियाज़ में सेंटर ऑफ पावर बना देंगे तो ये तो हमेशा हमेशा के लिए एग्जिस्ट करेगा, इसको ख़त्म कर पाना आसान नहीं रहेगा। तो उन्होंने कहा कि हमें स्ट्रॉन्ग सेंट्रल गवर्नमेंट होना चाहिए, क्योंकि वो इस तरीके के इन्फ्लुएंस से थोड़ा दूर रहेगी। तो अफर्मेटिव एक्शंस, वेलफेयर मेजर्स लेकर, स्ट्रॉन्ग एक्शंस लेकर इन सब चीज़ों को ख़त्म किया जा सकता है जो सोशल डिस्क्रिमिनेशन है। तो ओवरऑल वी कैन से दैट कि सोशल जस्टिस को स्टैब्लिश करने के लिए उन्होंने स्ट्रॉन्ग सेंट्रल गवर्नमेंट को सजेस्ट किया। अम्बेडकर वॉज अगेंस्ट द मेजोरिटेरियनिज्म सिंड्रोम। मतलब उन्होंने जब कॉन्स्टिट्यूशन को फ्रेम किया तो इस चीज़ का ध्यान रखा है कि जो माइनॉरिटीज़ के राइट्स हैं या माइनॉरिटीज़ की इंटरेस्ट हैं उनको ड्यू रिप्रेजेंटेशन मिले कॉन्स्टिट्यूशन में। तो माइनॉरिटीज़ के इंटरेस्ट को भी शामिल किया जाए। ओके तो ऐसा ना हो कि जो मेजॉरिटी में पॉपुलेशन है, जो मेजॉरिटेरियनिज्म सिंड्रोम डेवलप हो जाए। कुछ लोग अपना जो मेजॉरिटी में बोल रहे हैं वो आकर अपनी सुपरमेसी इस्टेब्लिश कर लें, हेजेमनी इस्टेब्लिश कर लें। फिर माइनॉरिटीज़ जैसे कि फॉर एग्जांपल वुमेन या डिप्रेस्ड क्लासेस हैं, इनका क्या होगा। तो उन्होंने बहुत सारे सेफ गार्ड्स प्रोवाइड करने की कोशिश की है कॉन्स्टिट्यूशन में, जो माइनॉरिटीज़ के इंटरेस्ट को सेव करते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं। ही सपोर्टेड द पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी। जब कॉन्स्टिट्यूशन को फ्रेम हो रहा था, हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी को, जो वो एडमायर करते हैं बिकॉज ऑफ द 3 जो इनहेरेंट कैरेक्टरिस्टिक हैं, फ्री एंड फेयर इलेक्शंस, फिर जो पीरियोडिक चेक एंड बैलेंस होता है कॉन्फिडेंस पे। ओके ये सारी चीज़ें हमने डिस्कस कर ली है ऑलरेडी। नेक्स्ट एक डायमेंशन पे बात कर सकते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी पे बी आर अम्बेडकर की। तो कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी का जो पर्सपेक्टिव है बी आर अम्बेडकर का, उसका मतलब है कि देयर शुड बी अ इफेक्टिव कोऑर्डिनेशन बिटवीन द कन्फ्लिक्टिंग इंटरेस्ट। देखो इंडियन सोसाइटी में डिफरेंट जो स्ट्राटा है या जो डिफरेंट जो कास्ट सिस्टम के आधार पर जो लेवल्स, या आप कह सकते हो कि बहुत सारे सोसाइटी का डिवीज़न है ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, रिलीजन, राइट। तो जब डिफरेंट सोसाइटी अपनी अपनी कम्युनिटी हैं, उनके अपने अपने इंटरेस्ट हैं, और इन कन्फ्लिक्टिंग इंटरेस्ट के बीच में कोऑर्डिनेशन करना, जो डिफरेंट पीपल्स हैं उनके बीच में उनके जो इंटरेस्ट हैं, राइट, उनके बीच में उनके जो कन्फ्लिक्ट है इंटरेस्ट का, उसका कोऑर्डिनेट करना कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी का एक पार्ट है। ओके और इस कन्फ्लिक्टिंग इंटरेस्ट को हमें रिजॉल्व करना है। सिंपल सी बात, इससे अगर नहीं समझ में आ रहा है तो मैं जैसे फॉर एग्जांपल आप 4 भाई बहन हैं, ओके आप लोग 4 सिबलिंग्स हैं, तो जो चारों के इंटरेस्ट हैं वो अलग अलग होंगे ना। ऐसा तो नहीं है कि एक जैसे होंगे। जैसे कि फॉर एग्जांपल जैसे घर में फॉर एग्जांपल फूड बनना है, और जैसे डिनर बनना है फॉर एग्जांपल, तो एक को पालक नहीं पसंद, एक को भिंडी नहीं पसंद, एक को करेला नहीं पसंद है, एक को और क्या हो मेथी नहीं पसंद फॉर एग्जांपल। तो इस तरीके से मान लीजिए चारों के जो डिनर बन रहा है उसमें अलग अलग इंटरेस्ट हैं। तो जब चारों के अलग अलग इंटरेस्ट हैं तो इसे हम कहते हैं कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। ओके अब जो मॉम है उनका काम है कि इन कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट को वो कैसे रिजॉल्व करें, ताकि वो सभी ऐसी कोई डिनर में कोई ऐसा डिश बनाएं जाकि वो चारों ले खा सकें। ओके तो इसे कहते हैं रेजोल्यूशन ऑफ कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। तो यही सेम चीज़ लागू होती है सोसाइटी के डायमेंशंस में, पॉलिटिकल के डायमेंशंस पे।
ओके तो जब सोसाइटी में डिफरेंट डिफरेंट कम्युनिटी एग्जिस्ट कर रही हैं, डिफरेंट डिफरेंट बैकग्राउंड के लोग एग्जिस्ट कर रहे हैं, तो उनके अपने अपने इंटरेस्ट भी अलग है। किसी को एम्प्लॉयमेंट चाहिए होगी, किसी को एजुकेशन चाहिए होगी, वुमेंस को अपनी ऑटोनॉमी चाहिए होगी, बहुत सारे चीज़ें हैं, सबके अपने अपने इंटरेस्ट हैं। ओके जो 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 डिप्रेस्ड क्लास है उसे उसे सोशल स्टेटस चाहिए होगा, उसे अनटचेबिलिटी रिमूव करनी होगी, ऐसे बहुत सारे इंटरेस्ट हो सकते हैं। इन कन्फ्लिक्टिंग इंटरेस्ट को रिजॉल्व करना, दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, विदाउट वो भी विदाउट एनी कन्फ्रंटेशन। वही कि ऐसी डिश बनाना मॉम के द्वारा जो ये चारों खा लें बिना लड़े झगड़े। ओके तो अकॉर्डिंग टू B.R. अम्बेडकर, इंडिया जहाँ पर सोसाइटी डिवाइडेड है ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, रिलीजन, लैंग्वेज एंड अदर फैक्टर्स, रीज़न भी कह सकते हो। ओके तो यहाँ पर एक कॉमन मोरल कंपास बहुत ज़रूरी है, एक मोरल पर्सपेक्टिव बहुत ज़रूरी है। तभी आप क्या कर सकते हो, जो माइनॉरिटीज़ हैं उनके इंटरेस्ट को भी इंक्लूड करोगे, एक तरीके से इंक्लूसिव गवर्नमेंट बनाओगे। आजकल आपने बहुत जो गुड गवर्नेंस में सुना होगा, इंक्लूसिव गवर्नमेंट का कॉन्सेप्ट, गुड गवर्नेंस का ये एक पार्ट है। ओके जैसे गुड गवर्नेंस के बहुत सारे पार्ट हैं, ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी, ओके ये सारी चीज़ें। इंक्लूसिव गवर्नमेंट ऐसी गवर्नमेंट जो सोसाइटी में जो जितने भी सेक्शन ऑफ द पीपल्स हैं, जितनी भी कम्युनिटीज़ हैं, उन सभी के इंटरेस्ट को शामिल करती है, एक्नॉलेज करती है, रिकॉग्नाइज करती है। ओके और एक कॉमन वे अप्रोच निकालने की कोशिश करते हैं जिसमें सभी का वेलफेयर हो सके, कॉमन गुड हम अचीव कर सकें। तो ये हो गया। अब हम डिस्कस करेंगे द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट, गांधी अंबेडकर डिफरेंसेस। ये हो सकता है अलग से भी क्वेश्चन पूछा जा सके, या आप जो क्वेश्चन पूछा गया उसमें भी एक डायमेंशन ऐड ऑन कर सकते हैं। सो गांधी अंबेडकर डिफरेंसेस, बहुत ही ज़्यादा ये डिबेट पॉपुलर रही है। ओके अभी भी डिबेट ये लोग इस पे बात करते हैं, डिफरेंट स्कॉलर्स हैं अपने अपने तरीके से इस डिबेट को एक्सप्लेन करते हैं। ओके सो डिस्कस करते हैं हम लोग, इसे समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर गांधी बिलीव दैट इफ पर्सन इज बोर्न इन ए पर्टिकुलर रिलीजन, और ये क्या है, डिवाइन विल, मतलब ये गॉड की इच्छा थी कि कोई इंसान किस रिलीजन में पैदा होगा। तो अगर आप किसी पर्टिकुलर रिलीजन में बॉर्न हुए हैं तो इट वॉज अ डिवाइन विल। ओके वन कैन एक्सेप्ट गुड थिंग्स फ्रॉम अदर रिलीजन बट वन शुड नॉट लीव वंस रिलीजन। गांधी जी कहते हैं कि हमें अपना रिलीजन नहीं छोड़ना चाहिए। हाँ हम एक काम कर सकते हैं कि जो दूसरे रिलीजन से उनकी बेस्ट प्रैक्टिसेस, गुड थिंग्स को हम अपने आप में अडॉप्ट कर लें, इनकॉर्पोरेट कर लें, बट हमें अपनी रिलीजन को नहीं छोड़ना चाहिए। जबकि अंबेडकर क्या थे दूसरे उसमें, ऑन दी अदर हैंड अंबेडकर वांटेड टू कन्वर्ट, और आपको पता है कि उन्होंने बहुत सारे कन्वर्जन के ऑप्शंस एक्सप्लोर किए कि वो इस्लाम में कन्वर्ट हों या क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट हों, बट अल्टीमेटली उन्हें स्पिरिचुअल सेटिस्फेक्शन मिलती है बुद्धिज़्म में, और वो बुद्धिज़्म में कन्वर्ट हो जाते हैं अपने लास्ट स्टेज ऑफ द लाइफ में। तो पहला डिफरेंसेस यहाँ पर ये आ गया। ओके दोनों के बीच में सो मोस्ट इम्पॉर्टेंट डिबेट जो दोनों के बीच में होती है वो डिबेट ओवर दी वर्ना सिस्टम, कि वर्ना सिस्टम क्या है, ये कैसे काम करता है। ओके सो गांधी कहते हैं कि जो वर्ना सिस्टम है दैट इज़ अ डिवीज़न ऑफ लेबर, फंक्शनल स्पेशलाइजेशन, मतलब ये लेबर का डिवीज़न है, ये काम का जो वर्क है, काम है, फंक्शंस है, उसका डिवीज़न है। तो जो क्लास जिस काम में एक्सपर्ट है इसे हम कहते हैं फंक्शनल स्पेशलाइजेशन, वो उस क्लास में उसको डाला गया है। जो क्लास डिवीज़न है, कास्ट डिवीज़न है सोसाइटी का, जो वर्ना सिस्टम है, जो 4 वर्नाज हैं इंडिया में, आपने हिंदुइज़्म में पढ़ा होगा, तो ये जो डिवीज़न ऑफ लेबर है। ओके तो गांधी कहते हैं कि इवन एडवांस्ड सोसाइटीज़ देख लो आप, जो इंडस्ट्रियल सोसाइटीज़ हैं, वेस्टर्न सोसाइटीज़ हैं, वहाँ पर भी ये फीचर्स प्रेजेंट होता है डिवीज़न ऑफ लेबर का। तो जो वर्ना सिस्टम है इंडियन सोसाइटी का, ये कुछ नहीं, डिवीज़न ऑफ लेबर है अकॉर्डिंग टू गांधी। जबकि हाँ
हाँ, इस वर्ना सिस्टम में गांधी क्या करते हैं, कास्ट सिस्टम को रिजेक्ट करते हैं और अनटचेबिलिटी के भी खिलाफ थे वो, बट वर्ना सिस्टम को वो बनाए रखना चाहते थे। किस आधार पर बनाए रखना चाहते थे? क्योंकि ये डिवीज़न ऑफ लेबर है, फंक्शनल स्पेशलाइजेशन का बेस है और ये सोसाइटी के लिए अच्छा है। जो अंबेडकर हैं वो कहते हैं कि जो गांधी ने ये जो डिस्क्रिप्शन दिया है वर्ना सिस्टम का, ये आइडियलिस्टिक है, टेक्सचुअल है, मतलब जो किताबों की भाषा में लिखा जाता है, किताबों में लिखा गया है वही भाषा बोल रहे हैं गांधी जी यहाँ पर वर्ना सिस्टम के रिस्पेक्ट पे। तो वर्ना क्या है, इज़ अ टेक्स्ट बट कास्ट इन कंटेक्स्ट। ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है B.R. अम्बेडकर का इन द रिस्पेक्ट ऑफ वर्ना सिस्टम एंड कास्टिज्म। इसका क्या मतलब है? अंबेडकर कहते हैं कि ठीक है, वर्ना सिस्टम क्या है, टेक्स्ट की भाषा में है, टेक्सुअल रिप्रेजेंटेशन है, जो एंशिएंट इंडियन स्क्रिप्चर्स या टेक्स्ट रहे हैं, जैसे वेदास हो गए फॉर एग्जांपल, ओके, मनुस्मृति हो गया, वहाँ पर प्रेजेंट है वर्ना सिस्टम। लेकिन सोसाइटी में वर्ना सिस्टम एग्जिस्ट नहीं कर रहा है एक्चुअल में, रियल में क्या एग्जिस्ट कर रहा है, कास्ट सिस्टम एग्जिस्ट कर रहा है। अगर वर्ना सिस्टम ही एग्जिस्ट होता तो भी एक बार मान लिया जाता, लेकिन सोसाइटी में प्रेजेंट है कास्ट सिस्टम एंड दैट इज़ मोस्ट डिस्क्रिमिनेटिव इन नेचर, दैट इज़ मोर एक्सप्लॉयटेटिव इन नेचर। ओके, सो इन रियलिटी वर्ना एग्जिस्ट एज अ कास्ट। तो जब गांधी जी कास्ट सिस्टम को के अगेंस्ट में है तो वर्ना सिस्टम तो एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा है ना, वर्ना सिस्टम एज अ कास्ट एग्जिस्ट कर रहा है। एंड कास्ट इज़ नॉट द डिवीज़न ऑफ लेबर, इट इज़ द डिवीज़न ऑफ लेबरर्स, राइट। ये काम का डिवीज़न नहीं है, ये इंसानों का डिवीज़न है कि पर्टिकुलर इंसान इस कास्ट से बिलोंग करेगा, पर्टिकुलर का इंसान इस कास्ट पे बिलोंग करेगा। और मोस्ट वर्स्ट थिंग क्या है कि ये मेरिट के आधार पर ना होकर क्या है, बाई बर्थ, जन्म के आधार पर है। तो यहाँ पर हम ये देखेंगे कि किस तरीके से अंबेडकर ने अपना जस्टिफिकेशन दिया है जो वो विरोध करते हैं वर्ना सिस्टम का। तो समझ में आ गया इतना? अभी ये यहाँ पर कोई कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए, ये बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट है आपके इस जस्टिफिकेशन के लिए। ओके, तो जो प्रोफेशन है, जो फंक्शंस है, जो गांधी जी कह रहे हैं कि इट इज़ अ डिवीज़न ऑफ लेबर, जो काम का डिवीज़न है, ये प्रोफेशन मेरिट के आधार पर नहीं है भाई, ये बर्थ के आधार पर है, अंबेडकर कहते हैं। ओके, सो गांधीज impracticability is evident as a Gandhi himself was not observed in a Varna system. Okay, so hence abolition of caste and Varna is the same. जैसे गांधी कह रहे हैं कि हमें वर्ना सिस्टम को मेंटेन करना चाहिए, कास्ट सिस्टम को आप हटा दीजिए। ओके, लेकिन जब अंबेडकर कह रहे हैं कि कास्ट एंड वर्ना एक ही है, वर्ना तो एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा है, इन रियलिटी तो कास्ट एग्जिस्ट कर रही है इंडियन सोसाइटी में, तो हमें अगर हम कास्ट को अबॉलिश कर रहे हैं तो वर्ना भी अबॉलिश हो जाएगा अपने आप। तो कास्ट एंड वर्ना सेम है, मतलब इसको अगर आप कास्ट को अबॉलिश कर रहे हो तो वर्ना सिस्टम भी अबॉलिश हो जाएगा। ओके, सो अंबेडकर नेक्स्ट फर्दर हम लिख सकते हैं कि अंबेडकर ने हरिजन सेवक संघ को क्रिटिसाइज़ किया। हरिजन सेवक संघ ऑर्गेनाइजेशन बनाया गया था गांधी जी के द्वारा और इनका मेन काम था वही अपलिफ्टमेंट ऑफ द डिप्रेस्ड क्लासेस या रिमूवल ऑफ द अनटचेबिलिटी। ओके, ये क्रिटिसिज्म ऑफ द कास्टिज्म, अनटचेबिलिटी, ये सब चीज़ें उनके जो लिविंग स्टैंडर्ड्स था उसको अपग्रेड करना, एजुकेशन देना, ये सारी चीज़ें इस संघ के काम थे गांधी जी के द्वारा। ओके, लेकिन अंबेडकर ने इन्हें क्रिटिसाइज़ किया, इस ऑर्गेनाइजेशन के फंक्शनिंग को क्रिटिसाइज़ किया और कंपेयर किया है हरिजन सेवक संघ को विद दी पुताना। ये एक माइथोलॉजिकल कैरेक्टर है, आपने पढ़ा होगा इस चीज़ को। अगर आप कुछ ज़्यादा इन्फॉर्मेशन जानते हैं तो मुझे कमेंट करिएगा इस कैरेक्टर के बारे में, अगर आपने कभी टीवी सीरियल या कॉमिक में पढ़ा है तो पुताना इज़ अ माइथोलॉजिकल कैरेक्टर जिसको भेजा जाता है कृष्णा को मारने के लिए, पॉइजन देकर इन द फॉर्म ऑफ मिल्क। तो वही इसे कंपेयर करते हैं गांधी जी को कि ही इज़ लाइक अ पुताना, जिन्हें इस संघ को, जिसमें जो वर्कर्स थे वो क्या कर रहे हैं, एक तरीके से अनटचेबल्स को मिसगाइड कर रहे हैं, मिसलीड कर रहे हैं। एक फर्दर और टर्म को क्रिटिसाइज़ करते हैं अंबेडकर,
दूसरा, जैसे गांधी जी प्रिफर करते थे यूज़ ऑफ दिस वर्ड हरिजन। गांधी जी क्या प्रिफर करते थे यूज़ करना? हरिजन। अनटचेबल्स यूज़ नहीं करते थे, दलित यूज़ नहीं करते थे। अंबेडकर इसके बहुत ज़्यादा खिलाफ थे और अंबेडकर हैड ऑब्जेक्शन विद दिस वर्ड। वो कहते थे कि जो गांधी जी है ना, हरिजन शब्द का इस्तेमाल करके लोगों को मिसलीड कर रहे हैं, मिसगाइड कर रहे हैं, और ये रियल स्टेटस इस जो स्टेटस है अनटचेबल्स का इंडियन सोसाइटी में, वो डिस्क्राइब नहीं करता दिस वर्ड। तो इस तरीके से उन्होंने कहा कि ये क्या है, फॉल्स कॉन्शियसनेस है, लोगों को मिसगाइड करेगा। ओके तो अंबेडकर कहते हैं हमें क्या, अंबेडकर ने क्या प्रिफर किया? अंबेडकर ने कभी भी हरिजन वर्ड नहीं यूज़ किया, वो यूज़ करते हैं प्रिफर दलित वर्ड को यूज़ करना या डिप्रेस्ड क्लास को। ओके ताकि रियल स्टेटस को बताया जा सके, रियल स्टेटस को बताया जा सके जो डिप्रेस्ड क्लासेस हैं उनके। ओके तो ये एक डिफरेंसेस आप यहाँ पर देख सकते हो। ओके सो नेक्स्ट और हम क्या देख सकते हैं डिफरेंसेस? सो अंबेडकर जो अकॉर्डिंग टू अंबेडकर सोसाइटी इन इंडिया इज़ मोर एक्सप्लॉइटेटिव। सो यहाँ पर द स्टेट कैन वर्क फॉर दलित। देखो तो जो अंबेडकर हैं वो सपोर्ट करते हैं स्टेट लेड मॉडल को, स्टेट लेड मॉडल को। बट आपको गांधी जी का तो पता ही है, गांधी जी क्या करते हैं, ही वॉज अगेंस्ट द स्टेट लेड मॉडल। गांधी ने फेवर किया था राम राज्य को, पंचायती राज इंस्टीट्यूशन। और जो राम राज्य था वो क्या था, वो स्टेटलेस सोसाइटी थी, क्योंकि सबको क्या था, जो इन्होंने कंसेप्ट दिया था सत्याग्रह का, राइट, तो उसमें क्या था, लोगों का जो स्वराज का कंसेप्ट दिया था, सेल्फ रूल का कंसेप्ट दिया था। मैंने पढ़ाया हुआ है गांधी जी के थॉट पे, इसको डिटेल में आप चाहें तो देख सकते हैं इसे। तो जिसमें वो बात करते हैं कि इंडिविजुअल का अपने ऊपर खुद कंट्रोल होना चाहिए, एक्सटर्नल कंट्रोल की ज़रूरत नहीं है। जब एक्सटर्नल कंट्रोल की ज़रूरत नहीं है तो हमें स्टेट की भी ज़रूरत नहीं है। स्टेट क्या है, ये भी एक तरीके से वही एक्सप्लॉइटेटिव मैकेनिज़्म है, तो स्टेट होना ही नहीं चाहिए। ओके बट अंबेडकर कहते हैं कि नहीं, इंडियन सोसाइटी क्या है, बहुत ही ज़्यादा एक्सप्लॉइटेटिव इन नेचर है, वहाँ पर सोशल डिस्क्रिमिनेशन बहुत ज़्यादा है। तो अब ऐसे में सोसाइटी में हम रिफॉर्म कैसे करें, ये डिस्क्रिमिनेशन को एंड कैसे करने, ये हम कैसे कर सकते हैं? हम अफर्मेटिव एक्शंस के द्वारा। और अफर्मेटिव एक्शंस लाएगा कौन? सोसाइटी की तो कोई कम्युनिटी लाएगी नहीं, अफर्मेटिव एक्शंस लाया जाएगा स्टेट के द्वारा। और इसलिए अंबेडकर ने सपोर्ट किया था स्टेट लेड मॉडल को। तो एक और इम्पॉर्टेंट डिफरेंसेस दोनों के बीच में आ जाता है कि स्टेट होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। तो अंबेडकर कहते हैं स्टेट होना चाहिए, क्यों? क्योंकि स्टेट अफर्मेटिव एक्शन लेगा और इस अफर्मेटिव एक्शन की हेल्प से हम जो डिप्रेस्ड क्लास है उसकी सिचुएशन को बेटर बनाएंगे, उनको अपलिफ्टमेंट करेंगे, उनको एजुकेशन देंगे, उनको वेलफेयर मेजर्स देंगे। गांधी जी कहते हैं कि नहीं, स्टेट नहीं होना चाहिए, स्टेट जो एक एक्सप्लॉइटेशन का काम करता है। हम यहाँ पर क्या होना चाहिए, राम राज्य होना चाहिए, पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस होने चाहिए, राइट, जहाँ पर स्टेट नहीं होगा और एक तरीके से डिसेंट्रलाइजेशन होगा पावर का। तो अंबेडकर कहते हैं जो गांधी का आइडिया है ये ज़्यादा ही कुछ आदर्शवाद का कंसेप्ट है, आइडियलिस्टिक इन नेचर है। ओके अंबेडकर कहते हैं कि जो विलेजेस है ना, इंडियन विलेजेस, दे आर डेन ऑफ द इग्नोरेंस। वहाँ पर उतनी एजुकेशन नहीं है, इलिटरेसी है, अवेयरनेस नहीं है, बहुत ज़्यादा इग्नोरेंस है, अज्ञानता है। तो वहाँ पर कास्ट सिस्टम तो सबसे ज़्यादा स्ट्रांगली प्रेजेंट है, वहाँ पर सबसे ज़्यादा सोशल डिस्क्रिमिनेशन होता है। ये तो आपने प्रेजेंट टाइम में भी देखा होगा कि शहरों में उतना डिस्क्रिमिनेशन आपको देखने को नहीं मिलेगा ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, रिलीजन एंड ऑल, लेकिन जो विलेज एरियाज़ हैं वहाँ पर स्टिल बहुत ही ज़्यादा ये चीज़ें प्रिवेल करती हैं। ओके तो ये एक इम्पॉर्टेंट डिफरेंस आपको समझ में आया। तो अगर हम जो डिफरेंसेस हमने समझे हैं अभी गांधी एंड अंबेडकर के बीच में, चाहे वो वर्णा सिस्टम के रिमूवल को लेकर हो, कास्टिज़म को लेकर हो, या फॉर एग्जांपल जो अनटचेबल्स का वर्ड जो यूज़ किया गया था हरिजन, उसको लेकर हो, या फॉर एग्जांपल पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी को लेकर हो, या आप अभी हमने जो देखा दिस कंसेप्ट अभी किस तरीके से हमें ये स्टेट के एग्जिस्टेंस को लेकर हो। ओके तो ये हमने डिफरेंसेस डिफरेंट डायमेंशन पे दोनों के बीच में देख लिया। अब इसे हम कंक्लूड करें अगर, तो
एक इनका हम अरुंधति रॉय का एक स्टेटमेंट लेंगे, जो इनके बीच की जो डिबेट है, जो कन्फ्लिक्ट ऑफ आइडियाज़ हैं, उनको इन्होंने डिस्क्राइब किया एक स्टेटमेंट में। वो कहती हैं कि जो गांधी है एज अ सेंट एंड अम्बेडकर एज अ डॉक्टर, मतलब स्पिरिचुअलाइजेशन का काम करेंगे या ये एथिक्स, मोरालिटी, इन सब चीज़ों पे ज़्यादा फोकस करते हैं। अम्बेडकर मतलब जो सोशल डिस्क्रिमिनेशन या जो सोशल इविल्स प्रेजेंट थी इंडियन सोसाइटी में, उसको एक डिजीज़ के रूप में लेते हैं और उसका ट्रीटमेंट करना ज़्यादा उचित समझते हैं। ओके, सो इफ़ गांधी वॉज द फादर ऑफ नेशन, अम्बेडकर वॉज द फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो दोनों के जो एम्स थे वो ऑलमोस्ट सिमिलर थे कि सोसाइटीज़ में अपलिफ्टमेंट होना चाहिए, दोनों के रास्ते अलग अलग थे। ओके, इस चीज़ को ध्यान रखना है आपको। तो आई होप कि ये डिस्क्रिमिनेशन वाला कंसेप्ट समझ में आ गया होगा। तो रेलेवेंस ऑफ अम्बेडकर इन प्रेजेंट टाइम पे बात करें तो इम्पॉर्टेंट है। अभी भी इंडियन सोसाइटी में कास्ट बेस्ड इनइक्वालिटी स्टिल परसिस्ट करती है, राइट। अभी भी बहुत ज़रूरी है कि इस कास्ट बेस्ड इनइक्वालिटी, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन को ख़त्म किया जाए, सोशल इकोनॉमिक डिस्क्रिमिनेशन को ख़त्म किया जाए, ये सारी चीज़ें। इसके बाद अभी हाल फिलहाल में देखा गया है कि कम्युनल पोलराइजेशन या कम्युनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स बढ़ा है, इसके इंसिडेंट्स बढ़े हैं। जिस तरीके की आजकल वीडियोस वायरल होते हैं, राइट, जहाँ पे कम्युनल पोलराइजेशन मतलब जब पर्टिकुलर रिलीजन अपने आप को सुपीरियर समझने लग जाए और दूसरे रिलीजन को दबाने की कोशिश किया जाए, ओके, या टारगेट किया जाए, उसके खिलाफ वायलेंस किया जाए। तो दिस इज़ द कम्युनलाइजेशन ऑफ द पॉलिटिक्स या कम्युनल पोलराइजेशन, राइट। तो रिलीजियस आधार पर ग्रुपिज़म करना, असेंबल होना, ये चीज़ें। तो अभी प्रेजेंट पे इसके इंसिडेंट्स देखे गए हैं। तो यहाँ पर हम इस चीज़ को अम्बेडकर के व्यूज़ रेलेवेंट हो सकते हैं। तो इस तरीके से जहाँ पर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में सेकुलरिज्म का कंसेप्ट अडॉप्ट किया गया, तो ये डायमेंशन भी ऐड कर सकते हो। लास्ट में अगर हम कंक्लूड करें आज के डिस्कशन को, जहाँ पर हमने डॉक्टर BR अम्बेडकर के पॉलिटिकल आइडियाज़ को पढ़ा है, सोशल जस्टिस, पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी, देन डेमोक्रेसी का कंसेप्ट, देन कास्टिज़म का कंसेप्ट हो गया आपका। इसके बाद से गांधी जी के साथ जो डिफरेंसेस थे उनको हमने डिटेल में देखा है, ओके, और रेलेवेंस हमने देख लिया। तो कंक्लूड करें तो अकॉर्डिंग टू हिस्टोरियन RC गुहा, BR अम्बेडकर इज़ अ यूनिक एग्जाम्पल ऑफ सक्सेस, ओके, इवन इन द मोस्ट एडवर्स सिचुएशन। तो जिस टाइम पे अम्बेडकर इस तरीके की बातें कर रहे थे सोशल जस्टिस की या रिमूवल ऑफ द रिजेक्शन ऑफ द कास्टिज़म, ओके, या एनिहिलेशन ऑफ द कास्ट की जो बात कर रहे थे, तो वो समय जब एडवर्स सिचुएशन थी इंडिया में, तब अम्बेडकर ने अपने आइडियाज़ को प्रमोट किया। तो जो RC गुहा हैं वो कहते हैं कि यूनिक एग्जाम्पल हैं सक्सेस के। सो टुडे इंडिया इज़ फेसिंग मैनी सोशियो इकोनॉमिक चैलेंजेस सच एज कास्टिज्म, कम्युनलिज्म, सेपरेटिज्म, जेंडर इनइक्वालिटी। सो वी नीड टू फाइंड द अम्बेडकर्स स्पिरिट विद इन अस सो दैट वी कैन पुल आवर सेल्स फ्रॉम दीज चैलेंजेस। और एक हम वही वसुधैव कुटुंबकम या पीस एंड हारमनी को सोसाइटी में इस्टेब्लिश कर सकें, ओके। तो आई होप कि आज का डिस्कशन आज आपको अच्छा लगा होगा गाइस, एंड इनफ कंटेंट है आपको आंसर लिखने के लिए। कोई डाउट हो तो नीचे कमेंट कर सकते हो मुझे, एंड कमेंट करके मुझे बताना आज का डिस्कशन आपको कैसे लगा। एंड प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। वंस अगेन आई वुड लाइक टू डू अ हम्बल रिक्वेस्ट टू यू गाइस। तो थैंक यू सो मच, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय, टेक केयर।